हमने पुमंग टॉपिक क्लियर कर लिया था और बेटा जयांग टॉपिक क्लियर कर लिया था। एक बार इनको रिवाइज। पुमंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं माय ब्रदर? एंड्रोसियम, याद रखना, ठीक है। एंड्रोसियम। पुमंग को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एंड्रोसियम। एंडोसियम के कितने पार्ट होते हैं? तो आप सबको हम कल बताए थे एंडोसियम के कितने पार्ट होते हैं। तो बेटा याद रखना, नंबर 1 पुंकेसर, नंबर 1 पुंकेसर, 2 परागकोश, परागकोश, तीसरा पराग कण। बताओ समझ में आ रही बेटा बात? पराग कण। ये 3 पार्ट होते हैं किसके? पुमंग के। पुमंग फूल का क्या है बताओ? मेल पार्ट। पुमंग फूल का क्या है बेटा? मेल पार्ट। पुमंग फूल का, पुष्प का नर भाग होता है। इतनी बात समझ रहे हैं? बात समझ। अब यहां पर ध्यान समझेंगे, ये कोई पुष्प है, जैसे मैं आपको यहां बता रहा हूं बेटा बनाकर। ये क्या है? एक पुष्प है। हम यहां पर एक पुष्प मान लेते हैं। ये ध्यान से समझोगे भाई। नजर सामने होनी चाहिए बेटा, ठीक है। ये एक पुष्प है, ओके। अब यहां पर समझेंगे पुमंग क्या है। पुष्प अच्छा लग रहा है? ये बताओ पहले, सबसे पहले अच्छा लग रहा है? एकदम क्यूट। अब इसे समझिए ध्यान से। ये बेटा आप यहां पर, ये जो आप यहां से यहां तक, ये जो लंबा सा पार्ट देख रहे हैं ऐसा कुछ, यहां से यहां तक, ये वाला क्या कहलाएगा भाई? पुंकेसर। क्या कहलाएगा बेटा? पुंकेसर। मतलब इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा यहां से यहां तक बेटा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो पूरा ही भाग क्या है? पुमंग है। क्या है? पुमंग। मतलब यहां पर मैं अलग से बना के दिखा रहा हूं। ये जो अलग से आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा भाग क्या है बेटा? पुमंग। ठीक है, ध्यान से सुनना। पुष्प का यह पुमंग भाग है, मतलब नर वाला भाग है। इसमें ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक बेटा, इसे क्या बोलेंगे मेरे भाई? पुंकेसर। और ये परागकोश। परागकोश, इसमें छोटे छोटे दाना दाना कण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पराग कण। मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा बात करते हैं पुष्प के नर मादा भाग की। अभी हमने नर भाग की बात कर ली, अब हम समझेंगे बेटा यहां पर पुष्प के मादा भाग को। तो ध्यान से समझेंगे भाई। नेक्स्ट इसका पार्ट हमने समझा था जयांग। याद रखना बेटा, जयांग क्या होता है? पुष्प का फीमेल भाग, पुष्प का फीमेल पार्ट। ठीक है बेटा, पुष्प का फीमेल पार्ट क्या होता है? तो जयांग। ठीक है, इतनी बात। जयांग के कितने भाग होते हैं बताओ? जयांग के 3 भाग। सबसे पहला अंडाशय, अंडाशय बेटा। दूसरा वर्तिका, तीसरा वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, कोई दिक्कत? ठीक है, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, यानी कि ओवरी और स्टाइल और स्टिग्मा। इसे अगर इंग्लिश में बोले तो, इंग्लिश में बोलेंगे अंडाशय को क्या कहेंगे भाई? ओवरी। क्या कहेंगे बेटा? ओवरी। ध्यान से समझना मेरे भाई, ओवरी। इसे स्टाइल, इसे स्टिग्मा, स्टिग्मा। ओके, कोई दिक्कत? ध्यान से समझिए। अब यहां पर ये क्या देखो, अगर ऐसे जाएंगे तो ये क्या हो गया? हो गया अंडाशय। और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे स्टाइल के रूप में तो वो क्या है? वर्तिका। और ऐसे चलेंगे ऊपर की ओर, सबसे ऊपर वाला भाग मतलब जयांग का कगार वाला भाग। जयांग का कगार, कगार मतलब होता है अग्र वाला भाग। सबसे पहला पार्ट क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र कहलाएगा। कोई दिक्कत यहां तक समझ रहे हैं बेटा? तो ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। यहां पर समझिए बेटा, ये वाला जो पार्ट है मैं यहां पर बना के दिखा रहा हूं अलग। यहां पर देखिए बेटा, इसका ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा बताओ? अंडाशय। क्या कहलाएगा बेटा?
अंडाशय। यहाँ पर ये वाला भाग स्टाइल मतलब वर्तिका, और ये वाला भाग स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र। कोई दिक्कत? आराम से समझ रहे होंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पुष्प का फीमेल पार्ट क्या होता है, जिसे जयांग कहते हैं। जयांग के कितने भाग होते हैं? अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। इसके बारे में हम इससे पहले की क्लास में डिस्कस पूरा कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लो, और है यदि नोट तो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर समझेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है वो कौन सा है बेटा? परागकण। परागकण को समझेंगे, परागकण के बाद समझेंगे बेटा परागण। ठीक है, ध्यान से समझना भाई। छोटे छोटे दाना दाना कण पाए जाते हैं जिन्हें परागकण कहते हैं। यही परागकण किसी माध्यम द्वारा यदि वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, क्या हो जाए बेटा? ये परागकण किसी भी माध्यम द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो यही घटना क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। समझ में आया? सीधी सी बात, सिंपल सी लैंग्वेज में भाषा बेटा, ध्यान समझना। परागकण का किसी माध्यम द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। आगे हम सीक्वेंस से परागण को समझते हैं। परागण, परागण क्या होता है बेटा? तो अभी अभी हमने बताया था कि किसी माध्यम द्वारा एक मिनट, किसी माध्यम द्वारा परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है बेटा? पहुंचना ही परागण कहलाता है। एकदम सिंपल सी परिभाषा है, थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है? नजर सामने होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट समझ में आ गया? तो एकदम इजी बात। देखो बेटा, मैंने आपको अभी अभी पुष्प समझाया हुआ है। मैंने कहा बेटा ये यहां पर क्या है? ये है वर्तिकाग्र। ये क्या बेटा? वर्तिकाग्र। और यहां पर इसमें ही लिख ले होते हैं ये पुमंग। ठीक है, इसमें पाया जाता है बेटा परागकण। ये परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है मेरे भाई? तो परागण कहलाता है। इस क्रिया को परागण कहते हैं। कोई दिक्कत? आराम से समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से समझना, परागण होता कितने प्रकार का है? तो बेटा परागण दो प्रकार का होता है। सबसे पहला कौन सा होगा बेटा? स्वपरागण, स्वपरागण। और दूसरा परपरागण, परपरागण। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा बेटा आपको कि स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है। बस ध्यान से समझना मेरे भाई। तो ये दो प्रकार की होती हैं क्रियाएं बेटा। परागण कितने प्रकार का? तो जल्दी बताओ। दो प्रकार का। परागण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कितने प्रकार का बेटा? दो प्रकार का। ठीक है, परागण दो प्रकार का होता है। सबसे पहले स्वपरागण, दूसरा बेटा यहाँ पर परिपरागण। स्वपरागण क्या होता है पहले सिंपली आप समझ लीजिए। देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊं बेटा, ये हमारे पास एक पौधा है कोई, सपोज दैट ये कोई पौधा है बेटा। ठीक है, ये हमने कोई पौधा ले लिया यहाँ पर, ये कोई पौधा है, और इस पर ये बेटा ये पुष्प लगा हुआ है, फूल है। ध्यान से समझना मेरे भाई। और इस पर ये पुष्प, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर, अच्छे समझना। इसमें पाए जाते हैं बेटा ये पुष्प, ये भी पुष्प है। अब इसमें पाए जा रहे हैं मादा भाग और नर भाग। नर भाग भी पाया जा रहा है और मादा भाग भी पाया जा रहा है। अब यहाँ पर होता क्या है कि पराग कण जो होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया कि नर भाग में ये क्या है, परागकोश है, परागकोश में पराग कण है। अब ये पराग कण एक पौधे में ही, मतलब एक ही पौधे में ये घटना हो रही है। ध्यान से समझना, इसी पुष्प से परागकण इस जयांग वाले भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, या इस पुष्प से आके इस पुष्प में आ गया बेटा। सीधी सी बात,
परागण जब एक ही पौधे में हो रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागण कहते हैं। ध्यान से सुनना अब अच्छे से। बेटा मैंने क्या बोला, एक ही पेड़ में परागण की क्रिया को क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात। बेटा यहाँ पर पौधा एक ही है, अब ये एक ही पेड़ में हो रहा है परागण, मतलब इससे अब इस पुष्प से दूसरे पुष्प पर चलाए गए परागण वो एक अलग चीज है। लेकिन बेटा यहाँ पर हमें याद इतना रखना है, सिर्फ एक ही पेड़ में जो परागण की क्रिया होती है उसे स्वपरागण कहते हैं। वह परागण जो एक ही पेड़ में होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर परिपरागण क्या होता है, तो परिपरागण भी आपको आराम से समझ में आ गया होगा। भाई हमारे पास एक पौधा ये है कोई, ठीक है बेटा, एक पौधा ये है, सपोज कर लिया हमने ये पुष्प है, ओके, ये एक पौधा है। दूसरा पौधा यहाँ पर ये है बेटा, दूसरा पौधा हम यहाँ पर ये मान लेते हैं भाई। अब यहाँ पर होगा क्या, इस पौधे के पुष्प के परागकण यदि दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र में पहुंच जाए, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे में परागण की क्रिया हो जाती है तो उसे परिपरागण कहते हैं। वह परागण जो एक पौधे से दूसरे पौधे में होता है, इस प्रकार की क्रिया को परिपरागण कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात बेटा, मैंने क्या बोला, तो एक पेड़ से, एक पेड़ या पौधे, बेटा सिंपल सी बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, नजर सामने अच्छे से समझना है। क्या बोले, एक पेड़ या पौधे से दूसरे पेड़ या पौधे में होने वाले परागण की क्रिया को होने वाली परागण की क्रिया को क्या कहते हैं मेरे भाई, परिपरागण कहते हैं। बताओ समझ में आया। तो सिंपल लैंग्वेज में आप आराम से समझ गए होंगे कि स्वपरागण क्या होता है और परिपरागण क्या होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझो, सामने देखो अच्छे से। परागण क्या होता है, जब पराग कण किसी माध्यम द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो यह क्रिया परागण कहलाती है। परागण कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक ही पेड़ में परागण की क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण। और जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ में परागण की क्रिया होती है तो उसे परिपरागण कहते हैं। बड़े आराम से आप समझ रहे होंगे। बस आप ये बात याद रखना कि परिपरागण का मतलब होता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, बेटा एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कुछ इस प्रकार परागण होगा, ठीक है। तो यह क्रिया परिपरागण कहलाएगी। चलिए जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम ये समझते हैं कि परागण की क्रिया कितने माध्यमों द्वारा हो सकती है, उन माध्यम को अच्छे से समझ ले, मतलब कितने चीज द्वारा परागण हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बेटा कितना माध्यम, सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा कीट द्वारा। ध्यान से समझना बेटा, कीट द्वारा पहला परागण किस प्रकार हो सकता है, तो कीट द्वारा। कीट द्वारा कैसे, आपको मैं बताऊं, मधुमक्खी द्वारा, भंवरों द्वारा परागण होने की क्रिया जो होती है वह कीट द्वारा कहलाती है। जैसे मैं आपसे बताऊं बेटा, पुष्प जो होते हैं उस पर भंवरे बैठ जाते हैं, मधुमक्खी बैठ जाती है, इनके पंख जो होते हैं रोंगटेदार होते हैं और पैर में भी रोंगटे पाए जाते हैं मधुमक्खी के। तो होता क्या है, यहाँ पर देखोगे ध्यान से, होता क्या है बेटा, ये पुमंग है, इसमें परागकण है, इसमें क्या है बाबू, परागकण है। और ये क्या है, ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है, ठीक है। तो अब यहां पर बैठी हुई है मधुमक्खी, तो बेटा जैसे मधुमक्खी बैठती है वो जब इससे हटती है उड़ती है तो जाके अगर किस पर बैठ जाए, वर्तिकाग्र पर। किस पर बैठ जाए, वर्तिकाग्र पर। तो बेटा यहां पर पाया जाता है, इसमें पाया जाता है चिपचिपा पदार्थ। क्या पाया जाता है मेरे भाई, चिपचिपा पदार्थ। वर्तिकाग्र में क्या पाया जाता है, एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो इसके मधुमक्खी या किसी कीट के लगे पंखों में या पैरों में पराग कण को अपने में क्या कर लेता है, चिपका लेता है, अपने में चिपका लेता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये नंबर एक कौन सा, कीट द्वारा, समझ गए। नंबर एक कीट द्वारा परागण होगा बेटा। दूसरा पॉइंट है
पक्षियों द्वारा, पक्षियों द्वारा। दूसरा पॉइंट, पक्षियों द्वारा भी परागण होता है, परागण की घटना होती है, परागण की क्रिया होती है पक्षियों द्वारा। कैसे? तो आपने देखा है जब पक्षी उड़ के एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर बैठ जाता है या एक पौधे से उड़ के दूसरे पौधे पर बैठ जाता है, तो वहां पर उसके द्वारा जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? पक्षियों द्वारा परागण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, आराम से समझ रहे होंगे। तो पक्षी एक पौधे से उठकर जब दूसरे पौधे पर पहुंच जाते हैं, उसके पुष्प के पराग कण को लेकर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र में जाके वहां पर क्या कर देते हैं? परागण की क्रिया कर देते हैं। ठीक है, तो पक्षियों द्वारा भी परागण। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है बेटा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अच्छा परागण किसके द्वारा होता है? तो आप याद रखना, सबसे अच्छा परागण किसके द्वारा होता है? कीट द्वारा। बेटा सबसे अच्छा परागण, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेता है कि सबसे अच्छा परागण किसके द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है कीट द्वारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट पक्षियों द्वारा। और तीसरा पॉइंट क्या होगा मेरे भाई? तीसरा पॉइंट है यहां पर हवाओं द्वारा। तीसरा पॉइंट हवाओं द्वारा, ध्यान से समझना बेटा। हवाओं द्वारा कैसे? तो आपने देखे होंगे गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा इत्यादि जो फसल होती हैं, धान वगैरह, ये जो फसलें होती हैं, ये जो बहुत बड़ा खेत में फसलें होती हैं, ठीक है, बहुत बहुत बीच में होती हैं। तो अगर यहाँ पर बेटा कीट द्वारा परागण हो इन फसलों में, कैसे हो? कीट द्वारा, पक्षियों द्वारा। तो भाई एक पौधे से दूसरे पौधे में, फिर दूसरे से तीसरे में, ऐसे करके बहुत समय लग जाएगा, लगभग सालों से बीत जाएंगी। तो इस प्रकार परागण की क्रिया हो पाएगी, तभी उसमें दाना मतलब फल का निर्माण हो पाएगा। यहाँ पर किस द्वारा? देखिए, जितने भी अनाज की फसलें होती हैं, बहुत बहुत बीच में जो फसलें होती हैं, उनमें परागण होता है किसके द्वारा? हवाओं द्वारा। किसके द्वारा? हवाओं। जब हवाएं चलती हैं तो फसलें ऐसे ऐसे लहराती हैं। आपने देखा होगा गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा इत्यादि फसलें, धान वगैरह ऐसे ऐसे हवाओं में लहराती हैं। अब उनके जब वो लहराने से उनमें होता क्या? उनमें जो बाली पाई जाती है, वो बाल होती है, बाल जिसे बोलते हैं, उसमें वो एक दूसरे से टच हो जाती है बेटा, लहराने से एक दूसरे से टच हो जाती हैं, और उन्हें टच होने से उनके जो इस बाली के परागकण इसमें चले गए और इसके परागकण इसमें चले गए। तो यहाँ पर जो परागण की क्रिया हो रही है वो किस प्रकार हो रही है? हवाओं द्वारा होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। चौथा पॉइंट इसका क्या है मेरे भाई? तो याद रखना, इसका चौथा पॉइंट है बेटा जल द्वारा। जल द्वारा बेटा याद रखना, जल द्वारा भी परागण होता है। जल द्वारा भी परागण होता है। जैसे आपने देखा होगा सिंगाड़ा, हम कर दें सिंगाड़ा, है ना, पानी के अंदर, आपने देखा पानी के अंदर सिंगाड़ा होता है भाई, है ना, उसमें जो परागण हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? जल द्वारा होता है। ये बात याद रखना। जल में होने वाली जितनी भी फसल है या जल में जितने भी फल का निर्माण होता है, वो सब किसके द्वारा परागण होता है? वहां पर जल द्वारा होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, जल द्वारा आप समझ गए होंगे। पांचवा पॉइंट है बेटा बड़े बड़े जीव जंतु द्वारा। बड़े बड़े जीव जंतुओं द्वारा, सही है। चलिए, तो इतना आपका हो गया, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। ये होता है 5 प्रकार द्वारा बेटा परागण की क्रिया। देखिए, अभी अभी हमने समझा था परागण, अब हम समझते बेटा निषेचन क्या होता है। तो ध्यान से समझना मेरे भाई, निषेचन किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा निषेचन। पूछ लेता है कि पुष्प में निषेचन की क्रिया कैसे होती है, या पुष्प में होने वाला निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, निषेचन किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझना, निषेचन क्या है बेटा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या है कि यहाँ पर जो परागकण है वो इस पराग कोश से किसी माध्यम द्वारा कहां पर आ गए थे? वर्तिकाग्र में। कहां पर आ गए थे बेटा? वर्तिकाग्र में। पराग कणों का वर्तिकाग्र से नीचे उतरना और अंडाशय में आने की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना। वर्तिकाग्र से पराग कणों का अंडाशय की ओर नीचे उतरने की क्रिया ही निषेचन कहलाती है। कोई दिक्कत? आराम से समझ रहे हैं बेटा। निषेचन, कंप्लीट निषेचन से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं,
युग्मक को समझ लेते हैं मेरे भाई कि युग्मक क्या होता है बेटा। युग्मक, युग्मक को इंग्लिश में गैमेट बोलते हैं, याद रखना। गैमेट आपको जब हम मानव जनन पढ़ाएंगे तब और अच्छे से समझाएंगे, अभी फिलहाल यहाँ पर समझ लीजिए कि गैमेट क्या होता है। बेटा युग्मक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैमेट कहते हैं, समझ रहे। अब युग्मक कितने प्रकार के होते हैं तो आपको याद रखना है बेटा, युग्मक होते हैं मेरे भाई दो प्रकार के, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। क्या बात समझ में आ रही है? नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो मेरे भाई बना लेते हैं युग्मनज। क्या बना लेते हैं? युग्मनज। इस बात को ध्यान से समझना, यानी कि जाइगोट। क्या बना लेते हैं? जाइगोट। जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो बना लेते हैं युग्मनज। बात समझ में आ रही है बेटा? ओके, जाइगोट। और युग्मनज के बाद हो जाता है बेटा किसका निर्माण? भ्रूण का। किसका? भ्रूण का। भ्रूण यानी कि एम्ब्रॉय। बात ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए पहले इतना। तो इतना समझ में आ गया बेटा आपको? ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा गैमेट क्या है। गैमेट दो प्रकार का, गैमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? युग्मक। युग्मक नर युग्मक और मादा युग्मक। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? तो दो प्रकार के, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, ठीक है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो बना लेते हैं क्या? युग्मनज। युग्मनज के बाद फिर बन जाता है बेटा क्या? भ्रूण। समझ रहे? युग्मनज फिर भ्रूण, फिर हो जाता है बेटा फल का निर्माण। ओके, फल का निर्माण। ध्यान से समझना बेटा। तो कैसे होता है यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया था परागकण वर्तिकाग्र से जब अंडाशय में आते हैं तो यह घटना क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। इतनी सी बात समझ रहे हैं। अब भाई वो परागकण आ रहे हैं, वो कितने आएंगे बेटा? तो याद रखना है यहाँ पर दो परागकण ऊपर से आते हैं। कितने परागकण बेटा? दो परागकण। यहाँ से अंडाशय रिलीज होते हैं कितने? 3। तो ये जो एक है और ये वाला एक, मतलब एक परागकण और एक अंडा आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? ये बना लेंगे बेटा यहाँ से युग्मक, युग्मनज। ओके, युग्मनज। और यहाँ से ये इसका निर्माण हो जाएगा बेटा भ्रूण का। उसके बाद यहाँ पर दो ये अंडा है और एक परागकण है, मतलब ये तीनों मिलकर बना लेते हैं बेटा भ्रूण कोश। भ्रूण कोश। ओके, जिस तरह माँ के पेट के अंदर बच्चा जो है वो प्लेसेंटा से भोजन करता है, प्लेसेंटा से उसे भोजन मिलता है, प्लेसेंटा द्वारा भोजन करता है, इसी प्रकार यहाँ पर जो फल है वो भोजन भ्रूण कोश से करता है, ठीक है। तो फल को भोजन किसके द्वारा मिलता है बेटा? भ्रूण कोश के। इतनी बात क्लियर? यहाँ पर भ्रूण कोश समझ गए होंगे, भ्रूण समझ गए होंगे, युग्मनज और युग्मक, बाकी नर युग्मक, मादा युग्मक, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इस प्रकार बेटा यहाँ पर हमारा फल का निर्माण हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।